दर्शकों, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में हर एक अंग का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है जो ईश्वर ने दिया है, कुदरत ने हमको दिया है, ऊपर वाले ने जो हमको जन्म से ही पैदा किया है। कोई भी अंग हमारा उन्होंने फिजूल नहीं बनाया। हर एक अंग का महत्व है, जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंसान की जो आपको जन्मजात मिली है उस ऊपर वाले से, उसको बनाए रखना, उसको अच्छी तरह से रखना ताकि आपका जिस्म ठीक ठाक रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लापरवाही से आदमी अपने जिस्म के अंगों को, अपनी बॉडी को ठीक नहीं रख पाता। ऐसी एक चीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है क्या, इसका कारण क्या है, ये कहाँ होती है, जिस्म के किस हिस्से में होती है, क्यों होती है, ना हो तो क्या करना चाहिए, इसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय दसेजा, प्रोफेसर ऑफ हेपेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस बड़ा सुनने को आता है, हेपेटाइटिस हो गया जी, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस है क्या वैसे? डॉक्टर मनास, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया आज आपके स्टूडियो में आने का और लोगों से बात करने का और लोगों तक अपना एक संदेश पहुँचाने का। हेपेटाइटिस की मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या है। जी जी जी। टेक्निकल टर्म्स में या मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हीपैट, HEPAT, हीपैट का मतलब होता है लिवर। सो हीपैट, तो हीपैट का मतलब है लिवर, सो इसका मतलब लिवर से संबंधित है ये बात तो क्लियर हो गई। आइटिस, बाद में जो आइटिस लगा हुआ है, इंग्लिश वर्ड है हेपेटाइटिस। तो आइटिस का मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है कि कहीं पे भी सोजिश है बॉडी में तो उसको हम आइटिस के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कहीं गांठ में सोजिश है जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, उसको कहते हैं लिम्फेडेनाइटिस। किसी को सपोज स्किन में सोजिश है तो उसको कहते हैं डर्मेटाइटिस। राइट। किसी को सपोज लंग में सोजिश है तो उसको कहते हैं निमोनाइटिस। तो जो आइटिस का मतलब है वो सोजिश है, स्वेलिंग, और हीपैट का मतलब मैंने बताया लिवर है। बहुत अच्छा। राइट। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, लिवर की सोजिश, हेपेटाइटिस। जिगर जो है, जिगर, हाँ, लिवर अगर हम कहें तो हिंदी में उसको जिगर कहते हैं। तो उसको जो है उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ही हुआ कि जिगर की या लिवर की सोजिश को जो है हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मीनिंग है हेपेटाइटिस का। हम इससे पहले कि हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल में बात करें तो मैं अपने दर्शकों को आई थिंक मुझे लगा कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि लिवर या जिगर जो है उसके क्या काम हैं। क्योंकि जब वो सोजिश होगी या लिवर में की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो अल्टीमेटली वही फिर उसके लक्षण या उसके सिम्टम्स बाद में आते हैं। तो एक आम जनता के लिए मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लिवर का नॉर्मल काम क्या है या जिगर का नॉर्मल काम क्या है। डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल से बात कहने वाले हैं कि लीवर जो हमारा जिगर है, लीवर है, उसका काम क्या है। उसकी जब थोड़ी स्वेलिंग कहीं हो जाए उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया है, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश, लीवर की सोजिश। अब लीवर का काम क्या है जीवन में, डॉक्टर साहब से सुनिए। अच्छा, दर्शकों के लिए बताना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में, जैसे आई थिंक इन्होंने शुरू में बताया डॉक्टर मनास ने, कि बहुत सारे अंग हैं। आई थिंक आप सबको पता है कि किस तरह के अंग हैं। आपके हार्ट है, दिल जिसे है, लंग्स हैं, फेफड़े जिसे कहते हैं, स्किन हमारी बॉडी के पूरे ऊपर है, किडनीज़ हैं अंदर। तो कुछ ऑर्गन्स आपके बाहर हैं, कुछ बाहर आपको दिख रहे हैं। राइट। सो ऐसा ही लिवर एक बेसिकली एक अंग है आपका जो कि इंटरनल ऑर्गन है, राइट साइड में बॉडी में इधर होता है। राइट। सो पेट के अंदर है, ये पेट के अंदर का एक अंग है लिवर, जिगर, यहाँ राइट साइड में होता है, चेस्ट के नीचे, और चेस्ट के नीचे, बिल्कुल राइट साइड में चेस्ट के नीचे, एब्डोमेन के अंदर। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब जो आपको दिख नहीं रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो बाहर से दिख रही हो तो चमड़ी दिख रही है। चमड़ी अगर आपसे पूछा जाए, अगर बच्चों में अगर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग आपका बॉडी में कौन सा है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन को डिवाइड कर देना चाहिए। एक्सटर्नल जो है वो स्किन है, जो आपकी चमड़ी है, अगर सारी मिला के तोली जाए तो सबसे बड़ी तो चमड़ी बनेगी। राइट। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करी जाए कि आपके शरीर के जो अंदर हैं, जो दिख नहीं रहे हैं अंग, उनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लिवर है, वो जिगर है। तो जिगर इज द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, और इसका वेट होता है अराउंड 1.5-1.6 kg। राइट साइड में मैंने बताया होता है 1.5 किलो के आसपास होता है ये नॉर्मल वजन जो है एक हेल्दी लिवर की हम बात करें अडल्ट में। राइट। सो ये इसका वजन होता है। और
हमारे मुझे एक बात एक्चुअली दिल कर रहा है दोहराने का, मैं लगा कि मैं आपको ज़रूर कहूँ। हमारे एक बहुत सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट हैं अभी, वो हमेशा ये बात किसी भी हमारी मीटिंग होती है तो उसमें ये कहते हैं, तो हमने उनसे ही सीखा है, हमारे गुरु रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो बात यहाँ पे कहूँ। बिल्कुल। कि वो बात ये है कि हर एक अंग, जैसे आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी, और किसी भी अंग में अगर हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आदमी तो हिल जाता है। कोई ना कोई सिम्टम्स ऑब्वियसली होएंगे और हिल जाएगा और प्रॉब्लम होएगी। तो लेकिन लिवर की इंपॉर्टेंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये भूमिका मान रहा हूँ। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल हार्ट है, सबको पता है कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हार्ट की डिजीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बात करो कि भी हार्ट का फंक्शन क्या है, कोई पूछे आपसे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, तो देखा जाए तो हार्ट क्या है, दिल क्या है, एक पंप है। क्या कर रहा है वो, उसमें बॉडी का जितना भी ब्लड है वहां जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, और वो पंप कर रहा है, वो भेज रहा है आगे, तो पंपिंग का काम है ना सर, पंपिंग कर रहा है। तो हार्ट क्या, एक पंप बन गया, इतना ही काम है उसका, और तो काम कुछ नहीं है उसका। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन काम सिर्फ एक है, पंपिंग, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। अच्छा, फिर हम बात करें हार्ट के आसपास, यहाँ फेफड़े हैं, लंग्स हैं। सो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन काम क्या है, वो हार्ट इज़ अ पंप, तो ये क्या बना, एक तरह की एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली जिसे कहते हैं। जो लंग्स है वो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है। वो क्या काम है उसका, कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन, बेसिकली ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना। ठीक है, तो क्या अंदर आप सांस ले रहे हो और सांस फेंक रहे हो, राइट। तो बेसिकली इतना ही काम कर रहा है ना, मेम्ब्रेन का काम कर रहा है बेसिकली, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, क्लीनिंग योर एयर। हवा लेना और शुद्ध हवा जो है वो उसको दिल को देना। हाँ, दिल को देना कह लो। तो हवा को अंदर लेना और छोड़ने का जो है वो मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो वो बेसिकली हवा को इधर से लेके उधर को कर रहा है, क्लियर। बहुत कमाल, बहुत कमाल। अच्छा, तीसरा आप देखो, किडनीज कितनी इंपॉर्टेंट है। यूरिन आपका सारा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन किडनी का काम क्या है, एक फिल्टर का काम है। फिल्टर की तरह काम है। फिल्टर का मतलब ये है कि आए जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हुई उसको क्लीन किया और सारी इम्प्योरिटीज़ को फिर यूरिन के रास्ते से निकाल दिया, तो फिल्टर कर रहा है वो उसको। राइट, फिल्टर कर रहा है, राइट। तो हार्ट पंप हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गए, वो फिल्टर हो गया। लेकिन लिवर का इतना सिंपल नहीं है काम। लिवर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज लिवर जो है एक काम नहीं करता है, जैसे इनका पंप हो गया, इसका मेम्ब्रेन हो गया, उसका फिल्टर हो गया, ऐसा नहीं है। लिवर बहुत सारे काम करता है, राइट। तो अगर चलो हम शुरू करें कि क्या क्या काम करता है लिवर का। कमाल है डॉक्टर साहब, बहुत कमाल है। हाँ, तो लिवर के काम की अगर बात करें तो सबसे पहले तो काम क्या है लिवर का, कि लिवर चीज़ें बहुत बनाता है, सिंथेसाइज करती हैं, वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जितना भी ये बॉडी के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, राइट। प्रोटीन्स में से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके। क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब है कि कहीं पे भी आपको चोट लग जाए, चोट लग के ब्लीडिंग होती है तो उसकी क्लॉटिंग इमीडिएटली होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड चलता रहेगा। तो वो जो क्लॉटिंग में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, राइट। वो सारे लिवर में बनते हैं, राइट। तो वो बनते हैं। अच्छा, जो आपका एक आपका खाना खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेस्टाइन में जाती है, वो होती है बाइल, जैसे पित्ता भी कहते हैं। बाइल एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे जो पित्ता है, जो आपका बाइल एसिड्स हैं, वो सारे लिवर में बनते हैं। तो ये सिंथेसिस की मैं अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक फंक्शन की, कि ठीक है, जो लिवर में बना, तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर सारे लिवर में बने, आपका बाइल या पित्ता या बाइल एसिड जिसे हम कहते हैं वो सारे लिवर में बने, आंतड़ी में गए और वहाँ पे उन्होंने खाना खाने में और डाइजेशन में उसकी हेल्प करी, राइट। अच्छा, जितना भी आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, राइट, कोलेस्ट्रॉल को लोग हमेशा बुरी नज़र से देखते हैं कि भाई जम जाएगा कहीं आंतड़ी वेसल्स में और डैमेज करेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बहुत फ़ायदे, मतलब बॉडी में हमारे सेल्स में सबको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, और भी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसका एक कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे के सारे लिवर में बनते हैं, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल का बनना, बाइल एसिड्स का बनना, जैसे मैंने बताया कि ये इसका बनना, क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का बनना, ये सारे बिलिरुबिन वगैरह का बनना, ये सारी चीज़ें जो हैं सारी लिवर में बनती हैं। अच्छा, लिवर में बनती हैं कुछ चीज़ें लिवर में स्टोर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाइटामिन होते हैं कई, तो एक वाइटामिन है जिसको वाइटामिन ए कहते हैं, ठीक। तो वाइटामिन ए जो है उसका स्टोरिंग स्पेस ही लिवर है। अच्छा, तो अदर देन सिंथेसिस वो वहाँ पे चीज़ें स्टोर भी करता है लिवर में, राइट। अच्छा, जो और बहुत इंपॉर्टेंट काम है लिवर का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है सफाई करना। आप
बहुत सारे लोग जो हैं दवाई खाते हैं, कोई किसी भी तरह के, कोई एंटीबायोटिक खा लिया या कोई भी दवाई ले ली, वो दवाई को डिटॉक्सीफाई करना या बॉडी से निकालने का ज़्यादातर काम जो है लिवर का होता है। किडनी भी करती है लेकिन लिवर बहुत काम करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो, या ड्रग्स की जब हम बात करें तो मोस्ट कॉमन ड्रग की हम बात करते हैं तो वो है अल्कोहल, शराब। तो जो शराब है उसको लिवर बॉडी से निकालना या उसको डिटॉक्सीफाई करना या उसको मेटाबोलाइज करना, जैसे हम कहें टेक्निकल वर्ड्स में, वो लिवर करता है, राइट। तो जितने भी आपके टॉक्सिन्स हो गए, जैसे कुछ भी, किसी ने सपोज कोई गलती से कोई चीज़ पी ली, राइट, या किसी भी इंटेंशन से वो कोई चीज़ पी ली, अब बॉडी तो क्या करेगी, उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको डिटॉक्सीफाई करती है कि उसको निकालो बाहर, राइट। तो कौन करेगा? वो लिवर, बिगेस्ट डिफेंडर। बिगेस्ट। तो टॉक्सिन्स को करना, आपकी दवाइयों को करना, अल्कोहल को करना, सबको प्योर करना, राइट। अमोनिया बनता है इंटेस्टीन्स वगैरह में, उनको क्लियर करना। तो ये एक प्यूरिफिकेशन का जो काम है वो सारा लिवर का है। सो प्यूरिफिकेशन का हो गया, सिंथेसिस का हो गया, स्टोरेज का हो गया, राइट। बॉडी का जो हमारा एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब हमारी लड़ने की जो क्षमता है, ताकत है बीमारियों से, उसके कुछ इम्यून सेल्स बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। वो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो लिवर में रिजाइड करते हैं, वहाँ रहते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हम लोग कहते हैं, वो लिवर में सबसे बड़ा है, राइट। तो लिवर जो है वो वहाँ पे करता है, राइट। सो और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम बॉडी का है कि जैसे आपने आज खाना नहीं खाया, लेकिन बॉडी को तो खुराक चाहिए, बॉडी के सारे अंग जो हैं उन सबको तो खुराक चाहिए। तो वो आपने खाया नहीं, व्रत रख लिया, तो अब कहाँ से मिलेगा उनको? तो लिवर की एक क्षमता है बॉडी में ग्लूकोज बनाने की। माय गॉड। तो ग्लूकोज बना के वो डिफरेंट सेल्स को देगा। सपोज आपने ज़्यादा खाना खा लिया और आपके बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो रहा है, अब उसको स्टोर करना है, तो वो लिवर में क्षमता है उसको स्टोर करने की, उसको ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है वो। तो स्टोर करना, बनाना, अच्छा फैट आपका एक्सेस हो गया तो वहाँ स्टोर कर लेगा बॉडी लिवर में, राइट। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल देगा। तो फैट को स्टोर करना, निकालना, जो आपके ग्लूकोज को बनाना या वहाँ पे स्टोर करना, फिर मैंने बताया इम्यून सिस्टम, एंड देन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिटॉक्सिफिकेशन। आई थिंक लिवर हैज़ enormous work which it has to do. So that is when we compare in our meetings, scientific meetings, and when we give importance of liver, तो हम ये कहते हैं कि जी ये तो पंप है, ये मेम्ब्रेन है, ये फिल्टर है, बट लिवर जो है, आई एम श्योर अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपके शो में आएगा तो शायद वो हार्ट के और भी फंक्शंस आपको बताएगा, सॉरी, या जो अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आपके फंक्शन में आएगा तो शायद वो आपने बताएंगे। लेकिन एज अ लेमैन या एज अ दिस थिंग हम ये अंडरस्टैंड करते हैं और हमें लगता है कि लिवर के बहुत सारे काम है। अभी बड़ी काम की बातें सुनी आपने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि लीवर का इतना काम है, रोटी जो हम एक्सेस खाते हैं, ज़्यादा खा ली, उसको पचाना, रखना, उसको बैलेंस करना, जो है हर चीज़ की जो सप्लाई करना, वहाँ करना, कुछ चीज़ें बनाना जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ना बनने देना, उनको स्टोर करना, पेट में हर किस्म के हर अंग को चीज़ जो मिलनी चाहिए, ये लीवर का काम है। इसे हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा डिफेंडर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, बिल्कुल, डिफेंडर प्रोड्यूसर जो है दैट इज लिवर, जिगर। कहते हैं जिगर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लगते जिगर कहते हैं, वो मेरा लगते जिगर है। बिल्कुल, तो जिगर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिगर मेरे जिगर, तो जिगर कहते हैं यार तू मेरा जिगर है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम जिगर को ऐसे समझते हैं, या जो खा लिया उसने काम करना ही करना है। तो जैसा इसके साथ जुड़ा है जो हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे थे, तो आपने पूछा कि कारण क्या है, कारण क्या, मैं बताऊं। अच्छा, हेपेटाइटिस मैंने शुरू में बताया कि हेपेटाइटिस का मतलब है आइटिस, मतलब लिवर की सोजिश। बहुत सारे कारण है इसके, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिवर में सोजिश करती हैं या हेपेटाइटिस करती हैं। चलो हम फिर शुरू होते हैं एक एक करके। मोस्ट कॉमनली जैसे मैंने बताया, कुछ लोग अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, अब्यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल जो है जब लिवर को डैमेज करती है तो वो भी लिवर में एक सोजिश करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस हुआ तो क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, राइट। अच्छा, सपोज आपने कोई दवाई खा ली, मोस्ट कॉमन हमारे देश में जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, टीबी की दवाई खा ली, राइट। तो टीबी की दवाई का एक असर होता है कि वो लिवर में सोजिश करती है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं हम, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, राइट, या एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, क्योंकि दवाइयों की वजह से हुआ तो वो ड्रग रिलेटेड हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि लिवर में
आपके फैट इकट्ठा हो गया। जब फैट इकट्ठा हो गया लिवर में, चर्बी आ गई, तो चर्बी की वजह से भी सोजिश हो जाती है कई बार। चर्बी को टेक्निकल टर्म्स में या हम मेडिकल टर्म्स में स्टीएटोसिस कहते हैं। तो जब स्टीएटोसिस की वजह से आइटस हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? स्टीएटो हेपेटाइटिस। तो स्टीएटो हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो गया। कुछ एंटीबॉडीज की वजह से कई बार जो है लिवर में सोजिश हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। लेकिन इन सब से इंपॉर्टेंट जो कारण है, जो मैं अभी तक लास्ट में रख रहा था, वो है कि कुछ वायरसेस हैं। कुछ वायरसेस हैं, उनकी भी हम जिक्र करेंगे। कुछ वायरसेस हैं जो लिवर में हेपेटाइटिस करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे सिंपल टर्म्स में? वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरसेस की वजह से हुआ तो वो वायरल हेपेटाइटिस हो गया। सो वायरल हेपेटाइटिस, इफ यू आर आस्क मी कि सबसे कॉमन रीजन क्या है हेपेटाइटिस का, तो वो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस, राइट? सो दिस इज नोन एज वायरल हेपेटाइटिस। ओके, सो नो, अब क्योंकि हम वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया ये सबसे कॉमन कारण है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर आई थिंक आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही तो वायरसेस जो हैं, वैसे तो कई तरह के वायरसेस होती हैं। आपको पता होगा कि भाई किसी को जुकाम हो रहा है कि जी वायरस वायरल हो गया, कुछ आंखों में कोई बार लाली आ गई जी वायरस से हो गया। तो वायरस जो उसमें आंखों में पीलापन होता है जो, हाँ, वो तो जॉन्डिस की हम बात करेंगे, जॉन्डिस की मैं बात करूंगा अभी। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कई तरह के वायरसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो सिलेक्टिवली या प्रेफरेंशियली, मैं ये कहूँ कि वो लिवर को इफेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं हम हेपेटोट्रोपिक वायरसेस। मतलब कि उनका एक तरह से घर है लिवर, उनका उन वायरसेस का, वो अपने घर बनाने के लिए वहाँ बेसिकली रहते हैं और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो लिवर में सोजिश कर देते हैं और हेपेटाइटिस कर देते हैं। बेसिकली उनका घर है लिवर, राइट? तो ऐसे वायरसेस जिनका कि प्रेफरेंशियली या जिनका सिलेक्टिवली लिवर में ही रहना होता है, उनको हम बेसिकली कहते हैं हेपेटोट्रोपिक वायरसेस, कि मतलब वो लिवर में रहते हैं। तो इन वायरसेस को मेडिकल टर्म्स में अल्फाबेटिकली लेबल किया गया है, ABCDE। 5 इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, राइट? क्या नाम है? ABCDE। सो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D, E, ऐसे अल्फाबेटिकली हैं, राइट? तो ऐसे इनके नाम है। अच्छा, नाम भी इनके हैं और इनका जो कैसे ये वायरसेस फैलते हैं, कैसे ये लिवर की बीमारी करते हैं, ये सब जो है इनके अलग अलग हैं कुछ कुछ। तो हम सबसे पहले बात करें, अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं, हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, राइट? तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, तो सिमिलर क्यों है? सॉरी कि हेपेटाइटिस ए जो है और ई जो है, ये दोनों वायरसेस जो हैं, ये मुंह के रास्ते से फैलते हैं। गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, कंटामिनेटेड वाटर या फूड बेसिकली। तो इसको हम कहते हैं फीको ओरल रूट, राइट? ओरल रूट से बेसिकली फैलता है, राइट? सो ओरल रूट से फैलती हैं। तो ये ए बी और ई बी। डिफरेंस ये है कि ए जो वायरस का जो हेपेटाइटिस है वो ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है, वेयर एज हेपेटाइटिस ई का जो हेपेटाइटिस है वो ज़्यादातर अडल्ट्स में होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज इनके फैलने का तरीका जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओरली, बिल्कुल ओरली है, बिल्कुल दोनों जो है ओरली जो है फैलते हैं, राइट? सो ये तो हो गया ए और ई। और दूसरा इन दोनों का एक कॉमन चीज़ है कि ये दोनों वायरसेस जो हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि आज किसी को हेपेटाइटिस हुआ, लिवर की सोजिश हुई, 4 हफ्ते 6 हफ्ते या 8 हफ्ते रही और ठीक हो गई, सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा, आज जैसे हेपेटाइटिस हुआ, लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ही ये है कि 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते, कई बार 12 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इतना हुआ और देन हेपेटाइटिस ठीक हो गया, इसको कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग, सेल्फ क्यूरेबल। यू हैव टू basically give some medicines during that time, you have to take normal diet, you have to take certain precautions, और आपको कुछ मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है बीच बीच में कि हाँ भी लिवर काम ठीक कर रहा है कि नहीं, ठीक, राइट? तो वो सब आप कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। अनफॉर्चुनेट इवेंट में कुछ पेशेंट्स में, माइनर आई वुड से परसेंटेज में, ये एक्यूट हेपेटाइटिस जो है ये भी लिवर को बहुत सिग्निफिकेंटली डैमेज कर जाता है और उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि अब पेशेंट जो है लिवर फेलियर में जा रहा है। उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक्यूट हेपेटाइटिस से हुआ तो हम कहते हैं उसको एक्यूट लिवर फेलियर, कि अब ये लिवर फेलियर में जा रहा है। तो कई बार इतनी नौबत आ जाती है एक्यूट हेपेटाइटिस की वजह से पेशेंट लिवर फेलियर में चला जाता है कि आपको लिवर चेंज करने की नौबत सोचनी पड़ती है, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोचना पड़ जाता है, राइट? सो इतना
लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस भी है, चाहे वो ए हो चाहे वो ई हो, तो ए और ई का पता कैसे लगेगा? इसके सर इसके क्या पता है? हाँ, वो कैसे पता लगेगा? हाँ, सिम्टम्स क्या है और उसका डायग्नोसिस कैसे पता लगेगा? तभी तो मरीज जो है डॉक्टर के पास जाएगा और तब उसका इलाज होगा। तो उसका पता ये है कि मरीज को जब हेपेटाइटिस ए या ई या एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, इन दोनों में से कोई भी, तो उसके लक्षण ये होते हैं कि शुरू में क्या होगा कि उनकी भूख लगनी बंद हो जाएगी। शुरू में हल्का सा बुखार भी आ सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, थोड़ा नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, फीलिंग आ सकती है भाई नौजिया या वॉमिटिंग भी आ सकती है, हल्का सा पेट में हल्का सा दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि बेसिकली ये प्रोड्रोम है, मतलब अभी जॉन्डिस होने से पहले, पीलिया होने से पहले के लक्षण हैं कि भाई अब हो सकता है इसके बाद इसको पीलिया हो सकता है। तो शुरू के ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि थके से रहना, या मतलब एक सेंस ऑफ अनवेल बीइंग आनी शुरू हो जाती है, हल्का बुखार, पेट में दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग, भूख बंद, एंड देन उसके 4-5 दिन के बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद पेशेंट की आंखें जो है पीली होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में पीलापन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अब पीलिया हो गया या जॉन्डिस हो गया, राइट? तो ये जॉन्डिस हो गया। फिर जब ये हो गया तो उसके बाद क्या होगा? आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे, वो आपके टेस्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT। तो उसमें पता लग जाता है कि हाँ ये तो लिवर में सोजिश है, लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए आ जाते हैं। बिलिरुबिन जो है जिससे जॉन्डिस का पता लगता है वो बढ़ा हुआ आ जाएगा, राइट? तो पता लगेगा इसको तो जॉन्डिस है, इसको तो हेपेटाइटिस है। फिर डॉक्टर क्या करेंगे? वो चेक करेंगे कि कौन सा वायरस है। जैसे मैंने बताया, अगर बच्चा है तो हेपेटाइटिस ए का सबसे पहले चेक करेंगे, अगर अडल्ट है तो हेपेटाइटिस ई का चेक करेंगे। उसकी एंटीबॉडी का एक टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट होता है, पता लग जाता है। तो जब वो पता लग गया तो फिर मैंने बताया कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ये हैं कि अब पता लग गया कि आपको एक्यूट हेपेटाइटिस है, ए है या ई है, राइट? ज़्यादातर लोगों में मैंने बताया ये अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है और 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन पीरियोडिकली मैंने बताया कि डॉक्टर को ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वो आपके टेस्ट करेगा, आपका देखेगा कि हाँ भाई लिवर जो है आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, लिवर के टेस्ट भी करेंगे, हाँ भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और एक जो मिथ है, या एक नहीं बहुत सारी मिथ्स हैं, मैं उस पे हाँ मिथ्स जो है कि जॉन्डिस हो गया, किसी को पीलिया हो गया, तो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो झाड़ फूंक वाले। मैं उस पे आ रहा था कि बस सीधा झाड़ फूंक वाले के गया, वो झाड़ा भी करेगा, गले में ताबीज भी बांधेगा, और झाड़ा तक भी ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तबीज तक भी ठीक है कि क्योंकि कुछ चीज़ अंदर तो नहीं जा रही है। लेकिन कुछ क्वैक्स ऐसे हैं जो खाने की कुछ दवाई दे देते हैं, और जो खाने की दवाई जो है वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, मैनी अ टाइम्स वो जो है फायदा करने की बजाय लिवर को और डैमेज कर देती है। तो ये ना करें प्लीज़, ये जो वाला जो है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाला, कोई ऐसी दवाई बिल्कुल ना लें जिससे लिवर पे थोड़ा सा भी फर्क पड़ता हो, बिकॉज लिवर तो ऑलरेडी सोजिश में है, ऊपर से आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जो कि लिवर को और फर्दर डैमेज करेगी, तो फिर लिवर कहाँ सहन करेगा? हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे आते हैं जो इधर उधर जाके कोई देसी दवाई ले ली या कुछ ले लिया, एंड देन दे गेट कॉम्प्लिकेटेड, और फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा सर, जो आपने बात बताई ये तो बड़ी कमाल बात है, क्योंकि ये तो आपने बताया वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद उसने ठीक होना है। बिल्कुल होना है। अच्छा, वो बहाना बनता है नहीं जी उसने उसको झाड़ फूक की होगी तो इसलिए ठीक हो गया, तो वो उसके पास नहीं जी आप ऐसा करो हर दिन आओ, उसका फांडा कराने आओ, एक राउंड झाड़ कराने आओ, तो वो तो अल्टीमेटली लीवर का एक टाइम है तो अपने आप ठीक हो ही जाना, और लगता है कि वो झाड़ फूक से ठीक हो गया। राइट। अच्छा, एक और मिथ जो है मैं बिल्कुल जो आई थिंक क्योंकि आम जनता के लिए शो है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट के बारे में बहुत एक मिथ्स है कि किसी को पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया तो पीली चीज़ तो भाई पीली चीज़ें तो नहीं देनी, नंबर 1 हल्दी भी नहीं देनी, हल्दी नहीं देनी, पीली चीज़ें नहीं देनी, कोई तली हुई चीज़ें नहीं देनी, उसको सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड खाने पे लेके आ जाना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको गन्ने का जूस पिलाना। और जो गन्ने का जूस अगर बाहर रेडी पे बिक रहा है, अगर साफ नहीं है, राइट, तो क्या करोगे आप? और इन्फेक्शन करोगे, राइट? सो गन्ने का जूस शुरू हो जाता है, पीली चीज़ें बंद हो जाती हैं, सिर्फ बॉइल्ड उस पर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं मरीजों में। एक तो मरीज़ पहले ही बेचारा हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, भूख कम लग रही है, कमज़ोरी वैसे महसूस कर रहा है, ऊपर से उसका जो खाना भी आप बंद कर दोगे तो कमज़ोरी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इससे मरीज़ इतना वीक फील करता है क्योंकि उसको खाने को ही नहीं मिल रहा, और लिवर वैसे उसको भूख भी कम लग रही है, और उसको कई बार नौजिया वॉमिटिंग भी होती है
लेकिन आप उस ऊपर से उसको खाने को भी नहीं दे रहे, और खाने को भी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आप रूटीन में नहीं खाते हो, आपको अच्छी भी नहीं लगती। एक बच्चा है मानो, उसको आप बॉइल्ड वेजिटेबल और जो उसको पसंद की नहीं है या कुछ उसको आप घिया और ये सब शुरू हो जाते हैं तो खाएगा नहीं, कभी खाएगा नहीं वो, तो बेचारा और वीक फील करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं डाइट के बारे में, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम सब मरीजों को ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में वो ये है कि प्लीज़ उसको नॉर्मल खाना दिया जाए। जो घर में बाकी लोग खाना खा रहे हैं प्लीज़ उसको दिया जाए। अगर उसको लगता है कि भाई उसको थोड़ा सा नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दो आप, राइट, थोड़ा थोड़ा करके दो, ज़्यादा बार दे दो उसको, लेकिन मन जो उसको जो अच्छा लगता है कम से कम वो तो दो। तो जो घर में बाकी लोग खा रहे हैं वो तो दो, ठीक है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपने इतनी कमाल की बातें कर रहे हैं, ये आम लोगों की बातें हैं। एक दिन हम वहाँ जा रहे थे, किसी ने वो गन्ने का जूस निकालता है, रो बोलते हैं, राइट, गन्ने का रस, तो उसने गन्ना एक डाला तो उसकी मोटर चलती रही। जब उसने गन्ना फिर डाला, उसने फिर उसने 2 गन्ने डाले, 2 गन्ने का फिर उसने उसको फोल्ड कर लिया, मल्टी फोल्ड करके। जब मल्टी फोल्ड करी, एक तो हाथ चलो जैसे भी थे उसके इन्फेक्शन तो होगी, चलो ठीक है। जब उसने उसको इतना बड़ा 2-4 उसको फोल्ड कर दिए, तो मोटर जब तेज चली थी, मोटर आज तक होगी, फिर तेज चली। तो हम दोनों खड़े थे, मैं और मेरे मैडम खड़े थे, कहते देखो इसके ऊपर इतना लोड पड़ रहा है। मैं ये जो बंदा है ये गन्ने के गन्ने का रस लेने आया है, किसी को जांडिस हुआ होगा, इसमें मेला लगा है। अब ये पता है कि जब मोटर के ऊपर इतना लोड पड़ गया है, वही लीवर है, लीवर को इतना आपने इतना हैवी बना दिया, तो उसने बेचारे ने उसने कोई काम करना है ना। कहती ये आप बात कर, मैं तो फिर मैं जैसे आपने बताया, तो ये आप लोगों से मैंने डॉक्टर से सुना है कि इतना उसके ऊपर ओवरलोड करते हैं, इतना लोड डालते हैं, तो इतना बचा रहा है हमको, लीवर बचाता है, तो उसके लिए हम वो खाना पीना भी उसके लिए बंद कर दें, फिर गन्ने का रो, फिर झाड़ फूक करा दें गन्ने का, फिर और बस सिर्फ बाकी भी सिर्फ जूसेस देंगे उसको, खाने को नहीं देंगे। तो आई थिंक दिस एक्चुअली, एक तो मैंने बताया वीकनेस आ जाती है, एंड देन दिस प्रोलॉन्ग्स योर इलनेस ऑल्सो। ठीक होने में भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ठीक होने के बाद क्या उसको जब मौका मिलता है डॉक्टर के पास लीवर टेस्ट कराने के लिए आना चाहिए बाद में? हाँ, यस, बिल्कुल आना चाहिए, तब भी आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, चलो हम, आई थिंक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये, वो इसलिए कि हम अभी तक हेपेटाइटिस ए और ई की बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, और जो 2 इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी। जी, राइट। सो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो उनका, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका ए और ई से अंतर क्या है, फिर आपके क्वेश्चन पे हम आएंगे। सो हेपेटाइटिस बी और सी का अंतर ये है कि उसका जो एक तो फैलने का जो तरीका है वो हेपेटाइटिस ए और ई से अलग है। अच्छा। सो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो मुंह के रास्ते से नहीं फैलता है, वो पेरेंटल रूट हम कहते हैं। पेरेंटल रूट का मतलब ये है कि या तो ब्लड के थ्रू फैलेगा, राइट, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ जो कि स्क्रीन्ड नहीं है या टेस्टेड नहीं है फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आजकल जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, ये एक मैंडेटरी है, जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, ऑथराइज ब्लड बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग मरीज़ को ब्लड इशू करने से पहले, वो जो भी डोनेट करता है वो उसके ब्लड में पहले करी जाती है टेस्टिंग। अगर उसमें हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होता है तभी उस ब्लड को उस ब्लड बैंक पे रखा जाता है, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दिया जाता है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरल पॉपुलेशन में आप किसको ये इन्फेक्शन है वो हम बात करेंगे, क्योंकि ये साइलेंट होती हैं तो नहीं पता लगता, राइट। तो इसलिए जो है ये ब्लड बैंक में इनकी स्क्रीनिंग जो है हेपेटाइटिस बी की ऑलमोस्ट 85 से चल रही है इंडिया में, और लेकिन हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग जो है वो 2002 के आसपास या 1 के आसपास शुरू हुई है ये, राइट। तो आज की डेट में अगर हम बात करें 2017 में, तो जितने भी ब्लड बैंक्स ऑथराइज में होगा तो आपको ये दोनों क्योंकि स्क्रीन्ड मिलेंगे, तो दिस हैज़ बिकम नाउ लेस कॉमन अ रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, लेकिन पहले ब्लड के थ्रू बहुत होते थे ये। अच्छा, दूसरा रूट क्या है? इंजेक्शंस। आप सपोज किसी ऐसी जगह पे जाके क्वैक से इंजेक्शन लगवा रहे हो जो कि डिस्पोजेबल नीडल नहीं यूज़ कर रहा है, सेम नीडल को बार बार मरीजों में यूज़ कर रहा है, एक मरीज़ अगर हेपेटाइटिस बी या सी से पॉजिटिव है, वहाँ से इन्फेक्शन गई तो फिर आगे चलती जाएगी वो, राइट। सो वो इंजेक्शन जो है उसके थ्रू होता है। तीसरा, कुछ लोग जो है आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, टीका लगवाते हैं नशे के लिए, वो क्या करते हैं अपनी नीडल्स को शेयर करते हैं, राइट, ग्रुप है, राइट। तो किसी को अगर इन्फेक्शन है तो सब में फैलेगी, राइट। तो ये इसका इंजेक्शन के थ्रू इसका ट्रांसमिशन है, ब्लड के थ्रू, चाहे आईवी ड्रग अब्यूज़ है, चाहे मैंने बताया वैसे किसी को इंजेक्शन लग रहे हैं।
तीसरा होता है इसमें फैलने का तरीका है, फॉर एग्जांपल ये मदर टू बेबी, मदर को सपोज हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और प्रेगनेंसी है तो बेबी को इन्फेक्शन जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाता है। सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इनका। अच्छा, इसका भी है? यस, हेपेटाइटिस बी एंड सी का। अच्छा, यस, हस्बैंड टू वाइफ और योर पार्टनर्स जो है उनमें जो है ये फैलता है। डायलिसिस के दौरान, नॉट थ्रू द मशीन्स बट आपका एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा होता है कि क्योंकि एक आदमी जो किसी को हेपेटाइटिस बी एंड सी का इन्फेक्शन है उसका ब्लड ले रहे हो, कहीं रख रहे हो, तो वहाँ एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं होता है। तो जो बाकी के मरीज़ हैं डायलिसिस सेंटर में उनको रिस्क रहता है कि भाई किसी को चोट लगी है, कोई पता नहीं है, किसी का हाथ लग गया वहाँ पे ब्लड के ऊपर या कुछ है तो फैलने का रिस्क रहता है, राइट। तो ये सारे के सारे रूट्स अगर आप देखो, अगर आपने शायद और भी शो करे होंगे HIV पे या एड्स के ऊपर, तो ये जितने भी रूट्स हैं आप देखो तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो HIV और एड्स के रूट होते हैं। तो HIV और एड्स का वायरस जिस तरह से फैलता है उसी तरह से हेपेटाइटिस बी और सी के जो वायरसेस हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह से फैलते हैं। तो उनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है जो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो हो गया इनके ट्रांसमिशन का रेट। लेकिन अब बात आते हैं कि भाई उनका वो पता कैसे लगता है। सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट्स में, अच्छा हम क्योंकि डिफरेंस कर रहे थे A एंड E के बीच में, तो एक तो ये इनके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन में फ़र्क हो गया। हाँ, उसका तो ओरली हो गया, ओरली हो गया। ये दूसरे रूट से हुआ, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड थिंग, ऑलमोस्ट ब्लड के थ्रू हुआ, ऑलमोस्ट ब्लड के थ्रू, राइट। दूसरा जो डिफरेंस है हेपेटाइटिस A, E एंड B एंड C के बीच में है, वो मैंने क्या बोला था आपको कि एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, अपने आप ठीक हो सकता है। हाँ, एक्यूट अपने आप सेल्फ लिमिटिंग। ये दोनों क्या करते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला, लंबे का मतलब है सालों साल चलने वाला। मतलब एक बार इन्फेक्शन हुआ तो अगर हेपेटाइटिस सी या बी को अगर आप ठीक नहीं करोगे तो वो तो सालों साल चलेगा, निकलेगा नहीं बॉडी से। अच्छा, राइट। तो सालों साल जब कोई वायरस आपकी बॉडी में रहेगा, आपके शरीर में रहेगा, चाहे उसका घर है लिवर, वो घर को डैमेज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन बॉडी क्या करती है, उन वायरसेस को निकालने की कोशिश करती है लिवर से। उस प्रोसेस में वायरस और बॉडी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अल्टीमेट सफरर कौन होता है, बॉडी, लिवर में सोजिश हो जाती है, राइट। वो बॉडी को जब निकालने की, लिवर जब निकालने की कोशिश कर रहा है उन दोनों हेपेटाइटिस बी एंड सी को निकालने की, तो उसमें सोजिश हो जाती है लिवर को, उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये सोजिश मैंने बताया सालों साल चलती रहती है और कोई सिम्टम नहीं, कोई सिम्टम नहीं। मरीज के अंदर वायरस में, बॉडी में, लिवर में वायरस है, हेपेटाइटिस बी है या सी है, लेकिन मरीज को पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, या बहुत नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम होते हैं। कैसे सिम्टम होंगे कि थका थका सा रहना, थकावट, फैटिकेबिलिटी जिसे कहते हैं, वीकनेस, राइट, या थोड़ी बहुत बॉडी एक्स होनी शुरू हो गई, राइट। वेग से सिम्टम जिसे कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक, उस तरह के सिम्टम होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे इंडिया में खासकर आई थिंक इन सिम्टम्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आज की दौड़ में तो आदमी की भी ठीक है, थकावट हो रही है, क्योंकि जुआ पीढ़ी सुबह निकलती है, शाम को आती है, थके पड़ते हैं, थके हैं, तो सारे उनको लगता है कि मैं वैसे ही थका हुआ हूँ, बिल्कुल। लेकिन इफ यू फॉर दीज सिम्टम्स, अगर आप इफ यू हैपन टू गो टू अ डॉक्टर, चले गए आप, सपोज कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट जब करते हैं तो सबसे टेस्ट की एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट तो होगा ही, LFT। जब LFT करेंगे तो LFT में वो सोजिश दिख जाएगी। जब वो सोजिश दिख जाएगी तो डॉक्टर विल टेल यू कि भाई सोजिश आ रही है, इसके टेस्ट करो कि कारण क्या है। जब कारण के लिए टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले टेस्ट कौन से करे जाते हैं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट होता है, HBsAg का एंटीजन होता है, और एक हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट होता है, उसको कहते हैं anti-HCV एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। तो वो जो दो करते हैं उनमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है तो पता लगता है अरे ये तो उसकी वजह से है कि इसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन चल रहा है या सी का इन्फेक्शन चल रहा है और लिवर में सोजिश हो रही है जिसका पता ही नहीं था, और उसके वजह से वेग सिम्टम्स चल रहे थे और ये भी नहीं पता ही वो कब से चल रहा है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नाउ फाइंड आउट कि ये वायरस कितने देर से आपकी बॉडी में है, विच मीन्स आपके लिवर को डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, कुछ पेशेंट्स में बायोप्सी भी करनी पड़ती है देखने के लिए भी लिवर कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, पता नहीं कब से इन्फेक्शन चल रही है, राइट, दैट वो देखना पड़ता है। फिर हम वायरस का देखते हैं कि भाई वायरस अभी एक्टिवली बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा है या चुपचाप। कई बार क्या होता है कि वायरस है बॉडी में लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, डैमेज नहीं कर रहा लिवर को, उसको साइलेंट हम कहते हैं, राइट, इनएक्टिव भी कहते हैं, राइट, ऐसे भी होते हैं। तो वो टेस्टों से जो है हमें पता लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी इन कंट्रास्ट टू हेपेटाइटिस A एंड E आर स्लो
क्रॉनिक डिजीजेस विच आर यूजली साइलेंट और जिनका सालों साल जो है पता नहीं लगता, इसलिए इन दोनों वायरसेस को हम टेक्निकल उसमें ये भी कहते हैं दीज आर साइलेंट किलर्स, दीज आर साइलेंट डेंजरस साइलेंट किलर्स, क्योंकि बॉडी में है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक जो बिल्कुल एक प्रश्न जो आपने उठाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आई थिंक वो मुझे लगता है कि हम क्लियर करना चाहिए कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस की आपने बात करी थी। ये बात हमें मान के अब चलनी चाहिए। आपको मैंने देखो बताया कि हेपेटाइटिस बी एंड सी से भी हेपेटाइटिस हो रहा है, लेकिन जॉन्डिस तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, बिल्कुल ना, ठीक है, उसकी जॉन्डिस नहीं हो रहा है, लेकिन हेपेटाइटिस तो है। इसका मतलब है सारे हेपेटाइटिस में जॉन्डिस नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि सारे जो जॉन्डिस हैं वो हेपेटाइटिस नहीं होते। सपोज किसी को जॉन्डिस हो गया, आज आपके किसी के नोन फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिटी में आपके किसी के भी जॉन्डिस हो गया, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये तो इसको हेपेटाइटिस हो गया और या तो झाड़ फूंक कराओ या उसको वैसी दवाइयाँ दे दो, कहीं दिखाओ मत। नहीं, ऑल जॉन्डिस आर नॉट हेपेटाइटिस। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि जॉन्डिस के बहुत कारण होते हैं, राइट। जॉन्डिस क्या है? एक सिम्टम है, एक साइन है, पीलिया है बेसिकली, आंखों में पीलापन जो है जो मरीज बताता है और डॉक्टर जो है देखता है, तो सिम्टम एंड साइन इसलिए कह रहा हूं मैं, राइट। तो पीलापन है, लेकिन उस पीलिए के बहुत सारे कारण है। हेपेटाइटिस इज वन ऑफ दोज रीजंस, वो भी एक्यूट हेपेटाइटिस वाला, क्रॉनिक में नहीं हो रहा है, राइट। तो जॉन्डिस का मतलब ये होता है, जैसे अब लिवर है हमारा, लिवर में जो मैंने बताया कि बाइल बनता है, पित्ता बनता है, तो पित्ता जो है क्या करता है, पित्ता निकल के बाइल डक्ट होती है वहाँ पे, पित्ते की नाली, उसमें से बाइल, क्योंकि लिवर में बाइल बन रहा है, वो पित्ते की नाली के थ्रू उसको इंटेस्टीन में, आंतड़ी में लेके जाता है, राइट, पित्ते को। और पित्ता क्या करता है फिर डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट, पित्त बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, राइट। तो अब जो है या तो लिवर में सोजिश है, उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ। सपोज आप किसी की बाइल डक्ट में सपोज कोई रुकावट होगी किसी कारण की वजह से, राइट, चाहे वो वहाँ पे पथरी है, चाहे वहाँ पे कोई ट्यूमर है या कुछ भी है, सपोज वहाँ पे रुकावट होगी बाइल डक्ट में, तो क्या होगा, पित्त जो है फ्लो नहीं करेगा, बैक प्रेशर से क्या होगा उसको, जॉन्डिस। लेकिन वो हेपेटाइटिस तो नहीं है ना, राइट, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, राइट। सो जॉन्डिस है लेकिन हेपेटाइटिस नहीं है, राइट। सो आई थिंक ये चीज़ मुझे लगता है दर्शकों को बतानी बहुत ज़रूरी है कि सारे हेपेटाइटिस बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप हमसे एक प्रॉमिस करिए, वायदा करिए, आप फिर आएंगे, आते रहेंगे, आऊँगा, बिल्कुल, और आपके समक्ष हमारे दर्शक वहाँ बैठे होंगे भारी संख्या में, 100-200 जो आना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आम चीज़ें नहीं हैं, आम चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसी कोई खाना खाता है, उसको खाना ऊपर आता है, जलन पड़ती है, ये भी इसके साथ संबंध सारे होते होंगे? ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, नॉर्मली जो है ये एसिड वगैरह बनने से ज़्यादा होते हैं, लिवर से नहीं होते। पर जैसे मैंने बताया कि लिवर में हेपेटाइटिस की वजह से, खासकर एक्यूट हेपेटाइटिस में, ये जो मतलाना, जी मचलाना, मतलाना जिसे कहते हैं, या नॉजिया वॉमिटिंग की मैं बात कर रहा था, या थोड़ा सा रिफ्लक्स के सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस में तो हो सकते हैं, राइट, थोड़ा बहुत पेट में दर्द भी हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक में जो है नॉर्मली नहीं होते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपका समय का थोड़ा सा इशू है, लेकिन दो चीज़ें मुझे लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना क्वेश्चन अपने पास बताइए, लेकिन मुझे जो लगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि इन चीज़ों से बचाव कैसे करना है, इसको दुरुस्त कैसे रखना है, रोजमर्रा का हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रखनी है, एक्यूट हेपेटाइटिस से भी कैसे बचना है, क्रॉनिक से भी कैसे बचना है, और फिर ट्रीटमेंट की आई थिंक हम ना बात करें तो आई थिंक समय के अकॉर्डिंगली वो छोड़ सकते हैं, वो हम अगली कड़ी में कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। सो देखो, बचाव का ये है कि क्रॉनिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसलिए मैं क्रॉनिक की पहले बात करता हूँ, क्योंकि क्रॉनिक में क्या होता है कि धीरे धीरे करके सोजिश की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, डैमेज टू द एक्सटेंट, बीमारी की हम बात करें, क्रॉनिक हेपेटाइटिस से अगली स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब है लिवर में स्कारिंग आ जाती है या सुकड़न आ जाती है, उसको सिरोसिस हो जाती है, और सिरोसिस की वजह से पेशेंट जो है लिवर फेलियर में जा सकता है। फेलियर में मतलब कि लिवर काम करना बंद कर देगा तो लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी, पेट में पानी भरना, उस स्टेज में फिर जॉन्डिस भी हो जाएगा, जॉन्डिस भी हो सकता है, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी आना, बेहोशी आना, ये सारे लिवर फेलियर के साइंस हैं, ऑलमोस्ट आखिरी वाली स्टेज होती है। हाँ, फिर वो लिवर चेंज करना पड़ता है और कोई चांस नहीं, तो सिरोसिस होता है। अच्छा, कुछ जिन पेशेंट्स में बीमारी चलती रहती है, सिरोसिस की अगली स्टेज क्या है, लिवर कैंसर, लिवर में ट्यूमर हो जाता है, लिवर कैंसर जिसे हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, लिवर में ट्यूमर। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो हमारा एम क्या है, इनसे ऑब्वियसली बचाना, भी किसी को या तो इन्फेक्शन ही ना हो, अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी अगली स्टेज पे ना जाए, वो सिरोसिस पे ना जाए, सिरोसिस अगर हो गया तो वही ट्यूमर की स्टेज पे ना जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं।
हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेज की, भाई इन चीज़ों से बचना कैसे है। तो बचने का तरीका यही है, जो हमने रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन जो हमने बात करी, वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। कहने का मतलब है कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके रिश्तेदार को ज़रूरत है तो ऑथराइज ब्लड बैंक से लें, राइट, और पूछें उनको कि भाई हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग सी और स्क्रीनिंग हुआ है कि नहीं। मैंने बताया ऑथराइज वाले तो मैंडेटरी है, करेंगे। लेकिन अगर आप एक इलीगल ब्लड बैंक से किसी से ले लेते हैं जो स्क्रीनिंग नहीं कर रहा है तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। ड्रग इंजेक्शन, जब भी कोई भी टीका, अगर अननेसेसरी टीके की जरूरत नहीं है तो मत लगवाएं, राइट। नहीं तो हमेशा ये रहता है कि भी टीके से जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर लगवाना है तो डिस्पोजेबल नहीं चाहिए, बॉइल्ड कम से कम चाहिए सिरिंज, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, आईवी ड्रग यूज ही नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो आई थिंक नीडल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। डेंटल ट्रीटमेंट की हमने बात नहीं करी, वो भी एक रूट है, ओरल वो भी है क्योंकि उसमें भी यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, हमने ऑपरेशंस की बात नहीं करी। कितनी भी सर्जरीज हो रही हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप सर्जरी करवा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स तो यूज़ हो रहे हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे रिस्क रहता है। तो मेक श्योर दैट इट इज़ डन इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हर चीज़ की हो रही है कि नहीं, ब्लड के लिए इंजेक्शंस और इन सब चीज़ों के लिए, राइट। डायलिसिस यूनिट्स हैं, वहाँ पे प्रिकॉशन है। मदर और बेबी के लिए मदर का स्क्रीनिंग करवाओ, मदर को देखो हेपेटाइटिस बी एंड सी का इन्फेक्शन है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका अवेलेबल है। आई सी, वो टीका जो है हर एक को लगवाना चाहिए। आजकल तो बर्थ में लगते हैं, लेकिन अगर किसी से बर्थ में नहीं लगवाया है, किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में वो लगवाया जा सकता है। 3 टीके लगते हैं, चाहे किसी को हो या ना हो। किसी हो गया तो फिर टीके का इतना रोल नहीं, बचाने के लिए रोल, हर बंदे इन्फेक्शन को, हेपेटाइटिस बी का टीका हर एक बंदे को लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल कब कहाँ एक्सपोजर हो जाए, राइट। सो इसलिए वो टीका जो है लगवाना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लगते हैं, 0, 1 और 6 हम कहते हैं वो लगाना। हेपेटाइटिस ए के भी टीके आते हैं, वो 2 टीके लगते हैं, वो सिर्फ बच्चों में लगते हैं। लेकिन ए बी और सी एंड ई में से हमारे पास टीके जो हैं सिर्फ ए का है और बी का है। सी और ई के लिए कोई टीका नहीं है अभी तक, राइट। उसके लिए फिर आपको बाकी प्रिकॉशंस जो हैं वो जो लेने हैं। और एक लास्ट चीज़, बाकी लोग, अब आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ इस हॉल में, और लोग बैठे हैं ना, तो आपको कोई सिम्टम है, टीके भी लगे हुए हैं, चाहे आपको पता नहीं, राइट। लेकिन अब पता कैसे लगे कि बीमारी अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल टेस्ट करवाइए अपना, आई सी, गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि every 12th person in this world could be having hepatitis B or C infection. Why I am saying this? 700 करोड़ 720 करोड़ की जनता है पूरे वर्ल्ड में, 50-60 करोड़ जो हैं उनमें से हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन है, उनमें से 710-20 करोड़ में से। तो अगर आप 710 को 50-60 से डिवाइड करो तो वो 10-12 के आसपास पहुंचता है। तो विच मीन्स एवरी 12th पर्सन कुड बी हैविंग दिस इन्फेक्शन, जिसको पता नहीं लगेगा जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे। सो माय आई थिंक अपील टू एवरीबॉडी वुड बी, प्रिकॉशंस लीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपना टेस्ट करवाइए, और जो है अपने को सेफ रखिए एटलीस्ट इन बीमारियों से। दर्शकों, डॉक्टर साहब के साथ बातें हैं, ये तो कड़ी दर कड़ी चलनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमसे जो एक प्रॉमिस किया है, हमारे स्टूडियो में आएंगे और जो आमंत्रित दर्शक हमारे होंगे यहाँ आएंगे। आपने अपनी शंका है, हर बंदे को शंका है, कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ अधिक खाते हैं, सोचते हैं, तो सारा जो है वो लोड हमारे लिवर के ऊपर पड़ता है, जिसकी आप डॉक्टर साहब ने बताया है, डिटेल से डॉक्टर साहब ने बताई है, और डिटेल से बातें कहेंगे। अगली बारी कड़ियों में डॉक्टर साहब आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने आज जो सुन रहे हैं उनकी तो आंखें खोल दी हैं, उनका दिमाग भी खोल दिया है कि कमाल है जी। सबसे बड़ा जो डिफेंड करने वाला बॉडी को, और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस करता है हमारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो घबराने की बात नहीं, इसके इलाज भी हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है। आशा रखिए, अपना दिल का ख्याल रखिए, अपने जिगर का ख्याल रखिए, अपनी आंखों का, बॉडी का, पूरे जिस्म का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और डॉक्टर साहब आप लोगों का ख्याल रखिए, हमारा ये भी ख्याल रखिए, आपने आना फिर। बिल्कुल, फिर से डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।